बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम मौजूद हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और आपके साथ आज 2 से 3 बड़ी खबरें शेयर करेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक इंतहाई अहम मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर था। कल यानी जुम्मे के रोज़ चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच ने समाअत करना थी। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसर्रत हलाली उस बेंच का हिस्सा थे। मुकदमा है बल्ले के निशान का। 13 जनवरी को आपको मालूम ही है जनाब काजी फायज़ ईसा साहब ने एक फ़ैसला सादिर फरमाया था, जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी अमल से ही एक तरह से बाहर कर दिया गया था, उनसे बल्ले का निशान छीन लिया गया था। उसके अगेंस्ट रिव्यू आया, मगर वो रिव्यू इंतखाबात से पहले समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। ये एक इंतहाई अहम सवाल है जिसका जवाब आज तक नहीं आया। उसके बाद फिर हमने देखा जून के महीने में एक प्रोपोज्ड मुजव्जा काज लिस्ट आई, जिसके अंदर ये मुकदमा अचानक से पॉपअप हुआ और तकरीबन 29 जून की, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तारीख थी कि ये मुकदमा फ़ाइनल काज लिस्ट का हिस्सा होगा, मगर ऐसा ना हुआ। जवाज़ फ्राहम किया गया जस्टिस मुसर्रत हलाली की अदम दस्तयाबी उनकी अदालत के बायस। बहरहाल हमने ये भी देखा कि जस्टिस मुसर्रत हलाली 2 से 3 और मुकदमात में भी बैठी थी, हिस्सा थी, और उन मुकदमात में बिलखसूस फ़ौजी अदालतों वाला जो मुकदमा था, इंट्रा कोर्ट अपीलें थी, उसका भी वो हिस्सा थी और अदालत के बायस वो मुकदमा भी मुकर्रर नहीं हो सकता था, मगर उस बेंच को ही रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया था। तो क्यों कर बल्ले के निशान वाला मुकदमा मुकर्रर नहीं किया गया? और अब जब जस्टिस मुसर्रत हलाली एक तवील अरसा से सुप्रीम कोर्ट में खिदमात अंजाम दे रही हैं, अब कल यानी जुम्मे के दिन इसको मुकर्रर किया गया है। और उससे कबल एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट आज हुई है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसमें 2 बड़ी तब्दीलियाँ की हैं। एक, उन्होंने आज एक दरख्वास्त दायर की है इल्तिवा की, उन्होंने एडजर्नमेंट सॉर्ट की है इस मुकदमे पर समाअत के लिए, और दूसरी जानिब उन्होंने वकील भी तब्दील कर लिया है। पहले आपको मालूम होगा बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने 13 जनवरी वाले फ़ैसले से कबल अदालत की मुआवनत की थी, अदालत के सामने दलाइल रखे थे और फिर फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ आ गया था। अब रिव्यू में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वकील तब्दील करके हामिद ख़ान साहब को ये खिदमात दे दी हैं कि वो वकालत करेंगे इस मुकदमे में रिव्यू पिटीशन के अंदर। हामिद ख़ान साहब की जानिब से एक इल्तवा की दरख्वास्त आज दायर की गई, जिसमें यह कहा गया कि हामिद ख़ान साहब की कुछ निजी मसरूफ़ियत है कल लाहौर में, लिहाजा वो नहीं आ सकेंगे। एक और जो हामिद ख़ान साहब की जानिब से आप कह सकते हैं कि चालाकी की गई या जो भी आप उसको कहें, उन्होंने अदालत में ये भी अपनी दरख्वास्त का हिस्सा बनाया कि हमने AOR के ज़रिए, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के ज़रिए मुतल्लका जो फ़रीक़ैन हैं उनको भी आगाह कर दिया है कि कल वो क्यों कर दस्तयाब नहीं होंगे, लिहाजा गुजारिश है कि इस मुकदमे को डी लिस्ट किया जाए। अब 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं नाज़रीन, या तो ये मुकदमा कल समाअत के लिए मुकर्रर होने से कबल ही डी लिस्ट कर दिया जाएगा और जो सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट है डी लिस्ट के हवाले से नोटिस आ जाएगा, या फिर जनाब काजी फायज़ ईसा साहब के 2 रोज़ कबल दिए गए ऑब्जर्वेशंस को अगर हम दुरुस्त माने तो वो जो वकील हैं उनकी मुआवनत के बगैर ही रिव्यू को डिसमिस कर सकते हैं, क्योंकि वो तो आजकल बड़े टची हैं। वो तो बताते हैं कि भाई हम तो रिव्यू में ताख़ीर नहीं करते और रिव्यू जल्द अज जल्द लगाने पर हम इसरार करते हैं। हमने हाल ही में 63A का रिव्यू 2.5 साल के बाद सुना और उसको डिसाइड किया। मुमकिन तौर पर वो जो अदालत में मुआवनत है वकील साहब की, उसके बगैर ही इस मुकदमे को डिसमिस कर दें, मगर ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो सकती है। और जनाब काजी फायज़ ईसा साहब अपनी रिटायरमेंट से कबल एक और जो इस तरह का काम है, इस तरह का फ़ैसला है, वो अपने ज़िम्मे शायद लेने को तैयार ना हो, तो मुमकिन तौर पर अगर समाअत होगी भी तो शायद मौखर कर दी जाए। दूसरी जानिब एक ऑप्शन ये भी है कि जनाब काजी फायज़ ईसा बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब का पूछें और कहें कि हमारे सामने वकालत तो उन्होंने की, दलाइल उन्होंने दिए, क्यों ना उनको बुला लिया जाए और वो आकर हमारी मुआवनत कर दे। देखना होगा, कल बड़ा दिलचस्प मामला हो सकता है। एक दूसरी जानिब एक लार्जर बेंच था आज जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच, जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल थे। वो बेंच अचानक से डी लिस्ट हो गया है। कुछ लोग मानते हैं कि टूट गया है, मगर डी लिस्ट वो मुकदमा हो चुका है। 2 टेक्स्ट के मैटर्स थे जो मुकर्रर थे इस लार्जर बेंच के सामने। बहुत से लोगों का ये मानना है कि मुमकिन तौर पर जो हाल ही में रिकॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की, जो ऑर्डिनेंस के तहत तब्दील हुई है, चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन पर मुश्तमिल कमेटी की जानिब से ये मुकदमा मुकर्रर किया गया है। गो कि बेंच पहले से तश्कील शुदा था, ये उन 9 लार्जर बेंचेस में नहीं है जो इस कमेटी ने हाल ही में तश्कील दिए हैं, मगर मोस्ट प्रोबेबली इस बेंच ने गालिबन इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर किया है। तो ये तासुर है कि शायद उन जजेस साहिबान ने, क्योंकि ये तमाम वही जजेस साहिबान हैं जो उन 8 अक्सरियती जजेस में भी जिनका शुमार होता है,
बिलखसूस जस्टिस मुनीब अख्तर, जिन्हें उस कमेटी से भी बाहर निकाल दिया गया है। अब शायद उसी वजह से इन्होंने अपनी अदम दस्तयाबी ज़ाहिर की हो इस मुकदमे पर समाअत के लिए। मगर साथ इस बात को भी नहीं भूलना होगा कि जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, उनके घर में शायद कोई एमरजेंसी है जिसकी वजह से वो भी यहाँ पर दस्तयाब नहीं है, तो मुमकिन तौर पर उनकी अदम दस्तयाबी के बायस ये मुकदमा डी लिस्ट हुआ हो। और अगर दीगर जजेस साहिबान के कुछ कंसर्न्स हैं भी तो वो शायद ओपन कोर्ट में ही आकर अदालत के सामने रखेंगे। अब आते हैं असल मुद्दे की तरफ। हमारे साथ आज मौजूद हैं ईसा नकवी साहब, सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। हमने कहा इनसे हम थोड़ा सा फ़ायदा उठाएं, कुछ ख़बरें भी हैं इनके पास। आइनी तरमीम की बात करेंगे। जो JUI है उसकी जानिब से तो एक नया पेंडोरास बॉक्स खोल दिया गया है। आइनी अदालत तो छोड़े, वो आइनी बेंच पर आ गए हैं। आइनी बेंच के ऊपर तो मेरे पास भी कुछ इंसाइट है, वो मैं शेयर करूंगा आपके साथ। पहले ईसा नकवी साहब से पूछते हैं, क्योंकि आज कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। पांचों हाई कोर्ट्स, इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ द पाकिस्तान, ये जो आइनी तरमीम है इनके हवाले से दरख्वास्तें कल दायर हुई थी एक साथ, और आज मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में उस पर समाअत भी हुई है। लाहौर हाई कोर्ट में हुई है, पेशावर हाई कोर्ट में हुई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई है। उनमें क्या हुआ है इसके बारे में इनसे जानेंगे, और फिर ये भी जानेंगे कि अब अगर आइनी अदालत नहीं तो फिर क्या। देखें, सबसे पहले तो ये समझे ना कि मौलाना फजलुर रहमान के इस तमाम मामले में जो एडवोकेसी करने वाले हैं या उनके साथ उनका जो मुसव्वदा है, तरतीब देने वाले हैं, वो कामरान मुर्तज़ा साहब। बिल्कुल। अब कामरान मुर्तज़ा साहब ने जो बात की है, ये वो बात है जो हैरान कुन है। ये वो है जिसका फसाने में इससे पहले जिक्र नहीं था मौलाना फजलुर रहमान के, कम अज़ कम। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान ने ऑन फ्लोर ऑफ द नेशनल असम्बली, मौलाना फजलुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, मौलाना फजलुर रहमान ने टॉक्स में, अपने मीडिया टॉक्स में, मज़ाकरात में, मौलाना फजलुर रहमान ने वो मीसाक जमहूरियत जिस पर दस्तखत किए थे, इन तमाम में जो बात है या जो तज़किरा है वो किया है आइनी अदालत का। अब मौलाना की पार्टी ने जो पलटा मारा है, इसको पलटा ही कहेंगे ना आप। बिल्कुल। उन्होंने बैठकर जो बात की है वो बात वेरी क्लोज टू व्हाट PTI वाज सेइंग। उनकी देखे जो एकदम से अचानक वो गए हैं ना PTI के करीब, वो बड़ा हैरान कुन है। वसीम बदामी के शो में कल रात पहली मरतबा इस हवाले से इस मौजू के ऊपर लबकुशाई की है। कामरान मुर्तज़ा कहते हैं कि आइनी बेंच बनाएं, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। पाकिस्तान जो है वो एक नई अदालत, नई इमारत, नए जजेस, और फिर उन्होंने जो बात की वो दैट मेक सेंस। उन्होंने कहा कि 60-65 हज़ार मुकदमात हैं जो इल्तवा का शिकार हैं, इन मुकदमात का बोझ है। तो मसला क्या है? 200 मुकदमे हैं आइनी जिनके ऊपर इंटरप्रिटेशन या जिनके ऊपर कुल मिलाकर जो है वो कोई समाअत दरकार है। तो क्या आप उसके लिए एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट रेस करेंगे? नए जजेस होंगे, नया स्टाफ होगा, उनकी मरात होंगी, उनका अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार होगा, उनके इख्तियारात होंगे, फिर वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएंगे। जो 2-3 बड़े ओहदे हैं उनके अदम मौजूदगी में वो सदर पाकिस्तान बन जाया करेंगे। एग्जैक्टली कितनी बड़ी तब्दीली जो है वो आप ला रहे हैं सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि आपने एक आइनी अदालत 200 मुकदमात के लिए बनानी है, तो बात तो सेंस बनाती है। लेकिन ये वो मौक़िफ़ नहीं है जो मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ रहा है। तो इस हवाले से अभी मेरा ख्याल ये है, मेरी जितने भी लोगों से बात हुई है वो ये बताते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान से दरअसल इनकार नहीं हो रहा, किसी को भी ना नहीं कर पा रहे हो। उन्होंने ना तो अभी तक हुकूमत को इनकार किया है, ये मैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ। उन्होंने ना हुकूमत को इनकार किया है, उन्होंने ना उनसे जो लोग मुलाकातें कर रहे हैं उनको इनकार किया है, ना उन्होंने पीपल्स पार्टी को इनकार किया है, ना उन्होंने PTI को इनकार किया है। मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त एक भरपूर किस्म की सियासत करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, जिसे हम मतलब जाहिर है कि ये तो मौलाना का सॉवरेन डिसीजन है ना कि वो अल्टीमेटली क्या करते हैं, ही इज़ फ्री, वो अपनी क्या चॉइस करते हैं। 2 चीज़ें ध्यान में रखें, एक तो ये आइनी तरमीम या किसी भी किस्म की आइनी छेड़छाड़ हो ही नहीं सकती। अब ये वाज़ेह हो गया मौलाना फजलुर रहमान के बगैर। ठीक है, मौलाना फजलुर रहमान है तो होगी, वरना हुकूमत 63 की जजमेंट के बावजूद नंबर पूरा नहीं कर सकती। अब ज़रा ट्रैजेक्टरी फॉलो करें। मैं आपको यानी कि ये बात बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ, और ये तजुर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन की नहीं, क्योंकि अभी ऐसा कोई सर्वे हुआ नहीं। लेकिन अगर कोई भी शख्स इस वक्त एक इंडिपेंडेंट सर्वे कंडक्ट करवाए बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, सिंध में,
अगरचे पंजाब में मौलाना इतना वो नहीं इलेक्शन लड़ते, और वो उनका वो सोमरो साहब और वो सक्खर वाली साइड और ये एरिया जो है लाड़काना वगैरह, वहाँ पर प्रेजेंस है। बलूचिस्तान में है, केपी में है। 13 सितंबर 14 सितंबर 2024 मौलाना की जो पॉपुलैरिटी थी, अगर आज आप मौलाना की पॉपुलैरिटी के ऊपर एक सर्वे करवा लेना, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मौलाना साहब ने जो अचीव कर लिया है ना, वो एक नशा है जो किसी सियासतदान को ना वो सुन कर सकता है, मतलब उनको बड़ी बड़ी ऑफरें ठुकराने पे मजबूर कर सकता है। मतलब मदरसों से आगे दुनिया और भी है। मतलब आप देखें ना कि वो पीटीआई, आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट के नाम से मौलाना फजलुर रहमान को बुलाती थी। मौलाना फजलुर रहमान उनके लिए मुदज़ल्ला उलाली आस्ताना आलिया जनाब मौलाना फजलुर रहमान बन गए हैं। ये तो खूबसूरती है, देखें ना, ये आप देखें कि ये नशा जो है ये एक बड़ा सियासतदान के लिए और क्या चाहिए। लोग यानी कि मौलाना फजलुर रहमान के बारे में नाक़िद भी आज आपके मोतरफ हैं। तमाम तर वो कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान जो सर्विस कर रहे हैं ये रहती दुनिया तक कायम रहेगी, ये याद पक्का कर रहे हैं। वो कह रहे हैं फिरना जाना नहीं, मौलाना फजलुर रहमान ने फिरना या ना फिरना वो पीटीआई के कहने पे नहीं करना, ये बात ध्यान में रखिएगा। प्रेशर मौलाना का प्रेशर, आवाम जो है ना, जो आप सोशल मीडिया पे देखें मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से जो पॉजिटिविटी जनरेट हुई है, इट इज़न्ट जस्ट अबाउट पीटीआई। देखें बहुत सारे लोग जो हैं वो मौलाना के साथ जुड़े हैं इस बात के ऊपर, हालांकि मौलाना ने खुद इस बात का तमस्खर उड़ाया। उन्होंने कहा चले हमने तो आईनी तरमीम पढ़ी है, हम ना कर रहे हैं, हमें समझ आती है हम किस वजह से ना कर रहे हैं, फलां तरमीम की। ये लोग जिनके साथ मुसव्वदा शेयर नहीं हुआ, इस हुकूमत की गैर मकबूल होने की निशानी के तौर पे वो ये गर्दानते हैं। दूसरा, मौलाना फजलुर रहमान ने एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो टॉक की थी ना, उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो हुकूमत है उस हुकूमत को एक तो ख़ुद नहीं पता कि वो आईनी तरमीम क्या कर रही है। दूसरा, उन्होंने ये कहा था कि इस पार्लियामेंट के पास ये मैंडेट ही नहीं है कि जिसकी इतनी साख मजरू है कि वो पाकिस्तान के आइन का 1/3 तब्दील कर दे। सही है। तो वो फॉर्म 47, 45 का हवाला दे रहे थे। अलबत्ता ये बात ध्यान में रखिएगा, मैं बड़ा श्योर हूँ इस बात पे, मौलाना फजलुर रहमान को गेज करना, जज करना, उसके बारे में, उनके बारे में कोई जजमेंट पास करना, क्योंकि जो मौक़िफ़ कामरान मुर्तज़ा साहब ने लिया है ना, ये वो लग्गा नहीं खाता, ये उनका कांस्टेंट मौक़िफ़ नहीं है उनकी जमात का, वो आईनी अदालत का था। आज तो उनका जो उनके तर्जुमान है, अभी मुझे बता रहे थे जुल्करनैन साहब के, वो किसी टीवी चैनल पर इंटरव्यू में असलम गौरी साहब, वो बता रहे हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि हमारा जो मुतालबा है हमारे उस मुसवदे के अंदर जो उन्होंने इस आइनी तरमीम का तैयार किया है, उसमें भी यही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तश्कील दिया जाए। अगर 1 मिनट मैं बात कर लूँ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के ऊपर, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नाज़रीन ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। ऑलरेडी ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जिसको नाम दिया जा रहा है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। एक तो चलें सुप्रीम कोर्ट को हम कहते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर साथ साथ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून जो इसी पीडीएम ने गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में पास किया था, उस वक्त इनकी इंटेंशंस थी जस्टिस बंदयाल साहब को कमज़ोर करना, जस्टिस काजी फैज़ल साहब को मजबूत बनाना। बहरहाल उसके अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कॉन्सेप्ट मौजूद है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है उसकी एक सेक्शन के अंदर कि 5 जजेस पर मुश्तमिल जो लार्जर बेंच होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को सुनेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के जो मामलात हैं उन पर 5 रुकनी लार्जर बेंच बैठेगा। हाँ, ये तय नहीं है कि कौन से 5 जजेस होंगे, मगर ये ज़रूर तय है कि लार्जर बेंच 5 जजेस का कम से कम होगा तो ही मुकदमात सुने जाएंगे। अब आपने इसके ऊपर मिसालें भी देखी हैं, मुतअद्दिद केसेस, इवन इस मुकदमे में आप देख लें, मखसूस नशिस्तों वाले मुकदमे में 3 रुकनी बेंच के सामने ये मामला मुकर्रर था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने, मैं कोर्ट में मौजूद था, उन्होंने जब बात हुई थी तो इस्तदा सिकंदर बशीर मोहम्मद थे ना, उन्होंने भी ये बात कही और फिर ज्यादा जो इसरार किया गया था एडिशनल अटॉर्नी जनरल जस्टिस अतन मिनल्ला, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने इस बात से इत्तफाक किया क्योंकि ये मामला आइन की इंटरप्रिटेशन का है तो लिहाजा इसको लार्जर बेंच के पास भेजा जाएगा। फिर इनिशियली लगी रहा था 5 रुकनी 7 रुकनी बेंच, कम से कम 5 रुकनी बन जाएगा या 7 रुकनी बन जाएगा, 9 रुकनी बन जाएगा, लेकिन फिर वो उसके ऊपर आप देखें फुल कोर्ट बनी। यही बात है ना कि कम से कम तय है ये है कि 5 जजेस पर मुश्तमिल लार्जर बेंच होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और अब अगर ये तय कर लिया जाए आईनी तरमीम के अंदर कि 5 रुकनी लार्जर बेंच तय होगा कि ये सीनियर तरीन है, चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, अभी इस वक्त जो सीनियरिटी है मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो ये 5 जजेस होंगे। इनके लिए हफ्ते में आप 1 दिन मुतय्यन कर दें या फिर आप
किसी भी रोज़ इनके सामने 11:30 या 1:30 बजे के लिए तारीख रख दें और ये मुकदमात हैं, ये आपने सुनने हैं, ये आपने डिसाइड करने हैं, उस काम के अलावा जो ऑलरेडी आप कर रहे हैं। तो ये पूरा मैस जो ऑलरेडी हमने क्रिएट कर रखा है, हमारी हुकूमत ने, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, इसको ख़त्म किया जा सकता है। मगर मकसद यहाँ पर शायद इस मैस को ख़त्म करना नहीं है, मकसद शायद यहाँ पर ये है कि जो अदलिया है इसको कमज़ोर किया जाए, अदलिया के पर काटे जाएं। 6 जजेस के ख़त के बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ था और आज भी हम देख रहे हैं। अब जो हाई कोर्ट्स हैं उनमें आप क्या देख रहे हैं? जो हुकूमत है उसकी जानिब से एक बड़ा सरप्राइजिंग किस्म का बयान नहीं आया हाई कोर्ट में। देखें, मेरा ख्याल है कि देखें 3 हाई कोर्ट से यहाँ पर ये मामला गया कि आईनी तरमीम का मुसव्वदा, जिस तरह 18वीं आईनी तरमीम पास हुई थी उस वक्त भी पब्लिक एट लार्ज के लिए, उनकी इंफॉर्मेशन के लिए, मशावरत के लिए, राय के लिए उसका जो मुसव्वदा है वो शेयर किया गया था। तो ये मुसव्वदा जो है वो पब्लिक किया जाए, सामने लाया जाए, गज़ट में छापा जाए, वेबसाइट पे अवेलेबल हो। लोग 8 हफ्ते मांगे गए। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने रुजू किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, पेशावर हाई कोर्ट में भी मामला चला। इन 2 जगहों के ऊपर तो कल आमिर फारूक साहब ने लगा दिया, एतराज़ात हटाकर कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। पेशावर हाई कोर्ट से इंदिया आ रहा है कि उसके ऊपर लार्जर बेंच बन जाएगा और वहाँ पर भी नोटिस हो गए हैं। लेकिन सबसे हैरानकुन बात तो मैं जो रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे दोस्त लाहौर से, मैं तो उसको देखकर हैरान हो गया हूँ। वहाँ पर वफाकी हुकूमत ने जस्टिस आलिया नीलम की अदालत में ये जवाब रखा है, उन्होंने कहा कि हमें तो ये समझ नहीं आ रही कि दरख्वास्त गुजार मांग क्या रहा है। कौन सा आईनी तरमीम, कौन सा मुसव्वदा तो है ही नहीं। अभी तो सियासी जमातों से मुशावरत हो रही है, तो मुशावरत के ऊपर हम क्या मुसव्वदा रखें आवाम के इंफॉर्मेशन के लिए? कहने का मकसद है कि ना डोला होसी ना रोला होसी। मतलब 14-15 सितंबर को कुछ हुआ ही नहीं ना। आप अपने जहन में ये सोचें कि इसका मतलब यह है कि 14-15 सितंबर को MNAs और सेनेटर्स जो यहाँ पर मौजूद थे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कई महीनों से अदम हाजिरी का जो है वो कर रहे थे। वो यहाँ पर इस्लामाबाद में अवेलेबल नहीं थे। वो मरी के पहाड़ों पर पाए जाते थे, वो जाती उम्रा में पाए जाते थे, वो मॉडल टाउन पाए जाते थे, वो तंदूर पर रोटियों का वज़न चेक करते थे, वो मरी में नाजायज़ तजावुज़ात का वो वहाँ पर खाबे खाने देख रहे थे, वो सब कुछ कर रहे थे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अचानक से नमूदार हो गए, पार्लियामेंट हाउस की 300 मीटर की विसिनिटी में अवेलेबल थे। वो क्या करने के लिए आए थे? वो उस मुसव्वदे पे वोट करने के लिए आए थे, जिसके ऊपर बिलावल ने अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास करके कंबाइंड, जिसमें सेनेटर्स और MNAs मौजूद थे, बाहर निकलकर उन्होंने कहा आपको डेमोक्रेसी डे की मुबारक हो। वही मुसव्वदा था जिसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की नाकाम कोशिश करने के बाद बिलावल ने बाहर निकल के विक्ट्री साइन बनाया था। वही मुसव्वदे की बात हो रही है कि जिसके ऊपर वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ ने स्पेशल कमेटी की मीटिंग में कहा कि मुझे भी मौसूल हो गया। ये उस मुसव्वदे की बात हो रही है जो इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 3.5 घंटे के सवालात के जवाबात आज़म नज़ीर तारड़ ने रोस्ट्रम पे खड़े होकर दिए। उन्होंने अपनी बाकायदा तजावीज़ इन राइटिंग भिजवा दी है उस मुसव्वदे पर। ये उस मुसव्वदे को मांग रहे थे कि उसको पब्लिक कर दिया जाए, तो वफाक ने जवाब दिया है उस अदालत में कि आप कौन से मुसव्वदे की बात कर रही है, हमें तो मुशावरत हो रही है, तो ऐसा तो कोई मुसव्वदा है ही नहीं। हमें समझ नहीं आ रही कि दरख्वास्त। अब ये रह गया था कि वो जज साहिबान को और वहाँ पर जो मुद्दई है उनको ये कहते कि वो देखें वो सामने कैमरा लगा हुआ है, उसकी तरफ देख के हाथ खिला दें, आपके साथ तो प्रैंक हो रहा था। ऐसा मुसव्वदा है ही कोई नहीं। पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ पॉलिटिक्स इस वक्त वो मुसव्वदा है, पाकिस्तान का सियासत का मरकज़ी नुक्ता बना हुआ है। ये जो 4 अक्टूबर को डी चौक पहुँचने की कॉल दी गई थी, ये उस मुसव्वदे की वजह से दी गई थी। इस मुल्क के इलेक्टेड MNAs और सेनेटर्स जो गायब हैं, जो मौजूद नहीं हैं इस वक्त, खैबर पख्तूनख्वा गए हुए हैं। आपका पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो सियासी जमात है इस वक्त इन टर्म्स ऑफ नंबर्स कौमी असम्बली में और सेनेट में, उसके तमाम के तमाम MNAs रूपोश हैं। वो उसकी वजह से रूपोश हैं। बिलावल ने एट लेंथ इतना बड़ा वक्त आज से पहले इस्लामाबाद में नहीं गुजारा था। वो इस मुसव्वदे के लिए मुलाकातें कर रहे हैं, आपसे मुलाकात हुई है उनकी, आपको स्पेशली बुलाया गया था, आपके सवालात सुने थे, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। वो उस मुसव्वदे के ऊपर बात कर रहे हैं। उस मुसव्वदे में वफाकी वज़ीर दिफा बैठकर आसमा शिराजी के प्रोग्राम में बता रहे हैं कि ये क्यों ज़रूरी है आईनी अदालत। ये सब कुछ चल रहा है और वहाँ पर जवाब ये दिया जा रहा है कि कौन सा मुसव्वदा। ये बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि हैरानकुन डेवलपमेंट। सर, ये हैरानकुन डेवलपमेंट से ज़्यादा ना हमारी अदालतों की वक़्त है जो इन हुकूमतों के सामने है।
जो मर्जी जवाब दे दें, क्या फ़र्क पड़ता है? इनको क्या फ़र्क पड़ता है, और ये कुछ नहीं हमारा बिगाड़ सकते। यही असल ख़तरनाक चीज़ है जो आइनी तरमीम है, जिसके ऊपर हम लोग तनकीद कर रहे हैं। तो ये बेसिकली आज जो अदलिया के साथ कर रही है हुकूमत, अंदाज़ा लगा लें जब ये आइनी तरमीम हो जाएगी तो उसके बाद अदलिया के साथ और क्या कुछ हो सकता है। बहरहाल शुक्रिया ईसा नकवी साहब। नाज़रीन, आपने सुना ईसा नकवी साहब को। अब आपसे अगली वीडियो मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।